हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। एसएससी एमटीएस 15 मई के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज दोस्तों हम तीनों शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ करेंगे। इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन से। आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए हुए प्रश्न इस प्रकार हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न ये है, साई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों साई का फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। ये डेट भी दोस्तों याद रखिएगा। इसको भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका लोगो बना हुआ है दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में कितना था? तो 2011 जनगणना के हिसाब से शहरी जनसंख्या 31.16% थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दो 2004 में किस भरतनाट्यम डांसर को पद्म विभूषण अवार्ड से दिया गया? तो ये अलमेल वल्ली जी हैं। इन्हें 1991 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट दोस्तों, सोनल मानसिंह यह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। ये इनका चित्र है दोस्तों अलमेल वल्ली का। अगला पॉइंट दोस्तों, भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडालूर नल्लूर शैली के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक दोस्तों गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी हैं। ये इनकी फ़ोटो है, यही हैं गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई वादक से संबंधित है। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से भी विशेष प्रसिद्धि मिली हुई है दोस्तों। ये एक शहनाई वादक हैं, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इनकी फ़ोटो है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। फ़ोटो से भी कभी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव किस राज्य का मुख्य पर्व है? दोस्तों ये राजस्थान चैत्र माह में के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है और ये राजस्थान का नृत्य पर्व है दोस्तों। राजस्थान के अन्य पर्व अगर पूछे जाएं दोस्तों तो इस प्रकार हैं, घूमर, गणगौर, कालबेलिया, चरिन नृत्य, झूलन लीला। ये दोस्तों एक चित्र है गणगौर का, गणगौर उत्सव महिलाएं मनाती हुई। इसको अपने खोपड़ी पे कुछ कलश टाइप के रख के दोस्तों ये नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम कब शुरू की गई? तो इसका डायग्राम बनाया दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया, जिसे NSAP भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो ये 1995 में शुरू की गई। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एकल यूकेरियोटिक कोशिका द्रव को 2 संतति कोशिकाओं के रूप में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका डायग्राम बना हुआ है कि कैसे ये क्रिया होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2020-21 के अनुसार 9 लाख आय पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 20%। इनकम स्लैब इस प्रकार दी गई है, ये लोगो है दोस्तों इनकम टैक्स का। अगला पॉइंट दोस्तों, 2.5 लाख के अंदर जिसकी सालाना आय होगी उसको नील मतलब जीरो, कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के अंदर सालाना आय जिनकी होगी उन्हें 5% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। इसमें मध्यम परिवार के वर्ग के लोग आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, 5 लाख से 10 लाख के बीच में की आय वाले 20% इनको टैक्स देना होगा और 10 लाख से ऊपर के लोगों को 30% का टैक्स देना होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2022 का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन रहा है दोस्तों? तो ये रहा है अपना महाराष्ट्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और चीनी का उपभोक्ता और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट चीनी निर्यातक बनकर उभरा है। सबसे बड़ा शुगर निर्यातक विश्व में ब्राज़ील है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, 2022 विंटर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ था। इसके भारत से ध्वजवाहक ओपनिंग में आरिफ खान थे और भारत से केवल एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने भाग लिया था। उन्होंने स्लैलम और जाइंट स्लैलम इवेंट में प्रतिस्पर्धा की थी। 2026 विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा आगे वाली शिफ्टों में। मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो इटली में आयोजित होंगे। और एक प्रश्न ये भी है दोस्तों, 2024 समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये दोस्तों विधेयक को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया है, तो ये पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण स्व समायोजन बल है? तो ये स्थैतिक घर्षण है। ये भी दोस्तों पिछली वाले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक उर्वरक का ब्रांड नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ब्रांड नाम भारत है। अगस्त 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना या प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत सभी उर्वरक के प्रकार इस प्रकार हैं: यूरिया, डीएपी या एनपीके एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। ये इसका दोस्तों डायग्राम बना हुआ है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? तो इसको वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विंड वेन का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विंड वेन का उपयोग हवा की दिशा मापने के लिए किया जाता है। उपयोग तूफानों की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। ये विंड वेन इस प्रकार का है ये। तो दोस्तों आज के 15 मई
आपके फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। इसमें पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किए। अब शुरू करते हैं दोस्तों 15 मई सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम से। इसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न इस प्रकार, चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये दोस्तों, इसमें दीपों से रखे हुए सर पे नृत्य की महिलाएं नृत्य करती हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है चरकुला नृत्य किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों। तो उसमें केलुचरण मोहपात्रा जी संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। ये इनका चित्र है दोस्तों, केलुचरण मोहपात्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पद्म भूषण। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये वेम्पति चिन्नम सत्यम जी का फ़ोटो है दोस्तों, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, कभी फ़ोटो देख के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक थे? तो इसमें कई ऑप्शन थे दोस्तों, तो इनमें हमने आपके लिए सितार वादक, सभी तरह के सितार वादकों को हमने लिख दिया है इसमें ऑप्शन में। तो इनमें उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शाहिद परवेज जी हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पंडित रविशंकर जी की फ़ोटो है इसमें, और विलायत खान जी की है। उस्ताद उमाशंकर मिश्रा जी की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, होला मोहल्ला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन में से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। ये सिखों का पर्व है दोस्तों। इसमें कई प्रकार से सिख लोग घोड़े पे बैठ के करतब दिखाते हैं और त्यौहार का लुत्फ़ उठाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा संचारी रोग नहीं है? तो इसमें गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग। अगला प्रश्न दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु पर सूर्य की किरणें आपतित होने से क्या होता है? तो दोस्तों, प्रतिछाया बनेगी एक तरह की। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? तो 3 मुख्य प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इनका नाम इस प्रकार है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है, जिसे NP के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ये NP का डायग्राम है दोस्तों, फ़ोटो, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो ये मिट्टी होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला पॉइंट, इसमें 17 प्रकार के विभिन्न पोषक तत्व दिए हैं जो पौधे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बोरॉन, निकेल, जिंक, लोहा, कॉपर, मोलिब्डेनम इत्यादि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर
तो दिया गया है दोस्तों एनी इनॉक्स को दिया गया है। तो एनी इनॉक्स ये इनकी फ़ोटो बनी हुई है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और आगे कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो अन्य क्षेत्र में दिए गए हैं। केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन बर्टोजजी को दिया है, और मॉर्टन मेल्डर और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। और मेडिसिन में दोस्तों स्वंते पाबो, और अर्थशास्त्र में बेन एस.के. बर्नानके और डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डाइविंग को दिया है। दोस्तों नाम थोड़े कठिन है, जिन्हें पढ़ने में समस्या होगी तो आप लोग समझ जाइएगा। नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. ब्लेस्की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन रूस है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेनी। अगला प्रश्न दोस्तों 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप विजेता कौन है? तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप विजेता मैक्स वर्स्टैपेन है, जो डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर हैं। ये इनकी फ़ोटो बनी हुई दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काशी तमिल संगमम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका लोगो बना हुआ है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में मुद्रा प्रिंटिंग का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो भारत में प्रिंटिंग का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। भारतीय मुद्रा को मुद्रित करने के लिए शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है, जिसे आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट आरबीआई द्वारा प्रिंट किया जाता है, जबकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से छापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न राज्यपाल डैश साल के कार्यालय के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? कितने सालों के लिए दोस्तों? तो 5 सालों के लिए नियुक्ति करता है, जो आर्टिकल 243 फर्स्ट में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से कैबिनेट प्रणाली ली गई है, संरचनात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटेन से रिलेटेड स्रोत पूछ लिए जाते हैं हर पेपर में, इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न उत्तराखंड की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कामेट है दोस्तों। ये गढ़वाल चमोली में है, ये 7756 मीटर ऊंची है। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा दोस्तों तो फर्स्ट नंदा देवी है, जो गढ़वाल में है, 7816 मीटर ऊंची है। ये चित्र बना हुआ है दोस्तों कामेट का। अगला प्रश्न दोस्तों सुंदरवन भारत तथा किस राज्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? तो भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह का ये नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को सत्ता कब स्थानांतरित की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1858 के तहत इसे स्थानांतरित की गई। यह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी पहले। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर क्या थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, जिसे TFR भी कहते हैं, 2.4 थी। अगला पॉइंट दोस्तों कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल से संबंधित जितने बच्चे पैदा होते हैं उसे ही उस स्त्री का TFR कहते हैं। इसमें कुछ नोट है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य मेघालय था,
तथा इस सबसे कम जन्म दर वाला राज्य नागालैंड रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बुक से है। बुक से रिलेटेड एग्ज़ाम में भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं प्रश्न दोस्तों। तो 15 से के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक दोस्तों रस्किन बॉन्ड जी हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं। द रूम ऑन द रूफ, ये इनका पहला उपन्यास है दोस्तों। अगला पॉइंट, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, ये भी इन्हीं की है रचना दोस्तों। अगला पॉइंट, ए फ्लाइट ऑफ पिजेंस, ये भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। ये ब्लू अम्ब्रेला की बुक है इस प्रकार रस्किन बॉन्ड की। एक लड़की है जो ब्लू छाता लेके ली हुई है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक अरुंधति राय जी हैं। अरुंधति रॉय इज़ फर्स्ट वुमेन जिसे मैन बुकर प्राइज़ मिला, ये अरुंधति रॉय जी हैं दोस्तों। अरुंधति रॉय को 1997 में उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। ये बुक है दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अलवण व जल वर्षा कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। पृथ्वी पर मौजूद जल का केवल 3% ही अलवण है जल है। 22 मार्च को हमेशा जल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को विश्व जल दिवस घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों विश्व में गेहूं की उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे है और नंबर 1 पे दोस्तों चीन रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न, 1983 का ODI वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इंग्लैंड वेल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता भारत रहा था। 2011 में इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, जिसमें भी भारत ने विजय प्राप्त की थी। ये इसका चित्र है दोस्तों 1983 का वर्ल्ड कप। कपिल देव हाथ में ट्रॉफी लेके खुशी जाहिर करते हुए। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों सेकंड शिफ्ट का। इसमें पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 मई के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न थर्ड शिफ्ट का, वाइड एंगल के लेखक कौन है? तो ये क्रिकेटर हैं दोस्तों, ये हैं अपने अनिल कुंबले जी हैं। और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो बुक अन्य क्रिकेटरों की बुक्स हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें शेन वॉर्न की किताब नो स्पिन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नो स्पिन दे के पूछ लेगा कि इसके राइटर कौन है, ये किसके ऊपर लिखी गई है। अगला पॉइंट दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगला पॉइंट है राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील, राहुल द्रविड़ की जीवनी पर आधारित ये बुक है। और ये अनिल कुंबले की बुक है दोस्तों वाइड एंगल, इसका फ़ोटो बना हुआ है, देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका उद्गम स्थल दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमेत्री जिले में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, 1929 में लोकसभा सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? तो ये फेंका दोस्तों बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका। इनका डायग्राम बना हुआ है।
असेंबली बम केस में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त मुख्य आरोपी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया है और यह अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए मुख्य पात्र हैं। ये इनकी फ़ोटो बनी हुई है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप विजेता टीम कौन सी है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। इसका चित्र बना हुआ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ट्रॉफी लेके खुशी इज़हार करते हुए। अगला प्रश्न दोस्तों, सोमनाथ नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। ये एक तरह की कथक गुरु भी और एक प्रोफेसर भी हैं। ये इनका चित्र बना हुआ है दोस्तों कथक करते हुए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं? तो ये दोस्तों अमजद अली जी हैं, अमजद अली खान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं। अमजद अली खान बख्श एक प्रसिद्ध शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज़ एकड़ तानों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये इनका डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, फ़ोटो इनका। अगला प्रश्न दोस्तों, नवरोज़ उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसे कौन मनाते हैं? तो पारसी नववर्ष जिसे नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसमें एक पॉइंट और दिया है दोस्तों, बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज़ को प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा और पेपर में पूछा जाता है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से लोकप्रिय है? तो पूर्वोत्तर भारत से लोकप्रिय है। छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है। छऊ नृत्य इस प्रकार का है, इसमें काफ़ी भारी भारी पोशाक पहने जाते हैं और सर पे लेके डांस किया जाता है। तरह तरह के चित्र बनाए गए होते हैं दोस्तों। अपने मुंह पे कई तरह की कलाकारियाँ बना के मुंह पे अपने एक्सप्रेशन दे के नृत्य करते हैं दोस्तों ये लोग। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का तत्व नहीं है? तो ये दोस्तों है हीलियम हैलोजन तत्व का समूह का तत्व नहीं है। आवर्त सारणी के हैलोजन समूह या समूह 17 में 5 तत्व होते हैं। ये इस प्रकार हैं, एक अधातु तत्व होता है और एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु दोस्तों बिहार में हुई थी। बिहार के पावागिरी राजगीर में हुई थी। इससे कुछ जुड़े पॉइंट हैं दोस्तों। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय जनगणना कौन से थी? ये कौन से नंबर की थी दोस्तों? तो 7वें नंबर की जनगणना थी। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी ये दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये अपना बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट दोस्तों, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा दोस्तों तो ये लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो दोस्तों ये सिक्किम है। अन्य पॉइंट है इसमें दोस्तों कुछ।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों हरियाणा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न दोस्तों, आईपीसी धारा 370 हाल ही में समाचार में निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो समलैंगिक विवाह से संबंधित है दोस्तों ये। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 एक ऐसा अधिनियम है जो समलैंगिकता का अपराधीकरण करता है और इसे वर्ष 1861 में भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान पेश किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दोस्तों, 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया था और निजी तौर पर वयस्कों की सहमति के बीच समलैंगिक यौन संबंध की अनुमति दी थी। अगला पॉइंट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहमति में से वयस्कों में समलैंगिक यौन संबंध अपराध नहीं है, यह कहते हुए कि यौन अभिन्यास स्वाभाविक है और लोगों को इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पाद लागत के मूल्य के आधार पर कौन सी जीडीपी प्रणाली है? तो दोस्तों है वैट है, जिसे वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। वैट का लोगो बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? तो ये दोस्तों सही उत्तर होगा चंदेल वंश द्वारा करवाया गया। कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है, जिसका दोस्तों चित्र बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कब शुरू किया गया? तो दोस्तों शुरू किया गया 2015 में शुरू किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन दिया था श्रीलंका नहीं है। यह दक्षिण पूर्व एशियाओं का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन वर्ष 1853 में बना था, जिसे बोरीबंदर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पक्षियों का मुख्य अभयारण्य है नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में नेलापट्टू गांव के एक पक्षी अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 458.92 हेक्टेयर है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये इसका चित्र बना हुआ है। इसमें पक्षी हैं रंग बिरंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुग़ल बादशाह अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार के सुल्तान को हराया था? तो हराया था दोस्तों 1575 AD में। ये मुग़ल बादशाह अकबर की चित्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महापाषाण काल कितने वर्ष पहले था? तो ये था दोस्तों 3000 वर्ष पूर्व था। प्राचीन भारत में महापाषाण 3000 ईसा पूर्व से पहले के हैं। दक्षिण भारत में हाल ही में खोजों के साथ 5000 ईसा पूर्व के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बिहार में स्थित है। यह भी पूछा जाता है दोस्तों। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। और पॉइंट है कुछ इसमें दोस्तों। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण दिवस दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ये इनका चित्र है दोस्तों गौतम बुद्ध जी का बोध गया में।
प्रसिद्ध मूर्ति है दोस्तों ये। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों केंद्रीय बजट से। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2023 में 2 लाख आंगनबाड़ी लोगों को अपग्रेड किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा और आने वाले शिफ्ट के लिए भी आपके लिए बहुत मददगार होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए दोस्तों, और भी अन्य ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।